नमस्कार। आज हम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम EL 330 के बारे में या ये उसके सिलेबस की पहला लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में था कि 206 सब्जेक्ट था वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मीन्स वो एक बेसिक कम्युनिकेशन था। उसमें जो हमारे बेसिक AM, FM, PM और ये थे। और अब जो रहेगा वो रहेगा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी अब जो डिजिटल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है थर्ड ईयर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहली यदि बात करें तो जो मॉड्यूलेशन का हमने सेकंड ईयर में क्लासिफिकेशन किया था कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है, तो वो कि ये मॉड्यूलेशन दो प्रकार से बताया था कि कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस में फिर दो प्रकार का हो गया था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डबल साइड बैंड वाला DSB पढ़ा था और सिंगल साइड बैंड SSB पढ़ा था। एंगल मॉड्यूलेशन में हमने दो टाइप पढ़े थे, FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और PM यानी फेज मॉड्यूलेशन। तो ये जो पार्ट है कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन वाला, ये पूरा का पूरा हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। जो बात होगी एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम EL 303 में, वो बात होगी किसकी? मॉड्यूलेशन की डिजिटल टाइप। यानी जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है वो क्या होता है? तो डिजिटल मॉड्यूलेशन बेसिकली दो प्रकार का रहेगा, बेस बैंड मॉड्यूलेशन एंड बैंड पास सिग्नलिंग। तो बेस बैंड मॉड्यूलेशन आगे जाके इसको डिवाइड करते हैं तो दो प्रकार का हो जाएगा, एनालॉग एंड डिजिटल। तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन और पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम पढ़ेंगे PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इन सब के हम बेसिक डेफिनेशन सेकेंड ईयर के फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं। तो हम इनसे अनजान नहीं हैं, हम इन चीज़ों को पहले ही जानते हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ना है। पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें तो आएगा PCM यानी पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, DM यानी डेल्टा मॉड्यूलेशन, ADM यानी अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये तो रहेगा बेस बैंड मॉड्यूलेशन, यानी इनमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो कंटिन्यूस सिग्नल रहेगा और कैरियर सिग्नल पल्स ट्रेन के रूप में रहेगा। तो इन सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल होने के कारण वायर्ड चैनल के द्वारा इनको भेजा जाएगा, यानी ये वायर्ड कम्युनिकेशन होगा कि ट्रांसमीटर और रिसीवर वायर के द्वारा जुड़े होंगे। ये रहेगा दूसरे वाला बैंड पास सिग्नलिंग, ये रहेगा हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, यानी इसमें सिग्नल को हम वायर्ड के द्वारा नहीं भेज सकते, इसमें वायरलेस जाएगा, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो बैंड पास सिग्नलिंग में ही दो प्रकार के हो जाएंगे, बाइनरी सिग्नलिंग स्कीम और M-array सिग्नलिंग स्कीम। बाइनरी में आएगा हमारा ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट की और PSK फेज शिफ्ट किंग और FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। और M-array में यानी 4 array PSK, 8 array PSK, ऐसे सबके यानी M-array हो जाएगा। तो इनके आगे कई बार हम बाय डिफ़ॉल्ट B लगा होता है कि BASK, BPSK, BFSK, और इनके आगे 4 array है, यानी 4 array है, ये 8 array है। तो ये था हमारा डिजिटल वाला पार्ट। ये सब के सब हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर में। ये वाला जो पार्ट रहेगा डिजिटल मॉड्यूलेशन का, ये हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड ईयर के सिलेबस में। तो ये जो पल्स मॉड्यूलेशन है ये हमारे यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 पल्स मॉड्यूलेशन। तो ये जो पार्ट है यानी PAM, PWM, PPM और PCM डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 1 में। और ये बैंड पास सिग्नलिंग है, यानी ASK, FSK, PSK, M-array, 4 array PSK यानी QPSK जिसे कहेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 2 जो है उसके अंदर। बाकी जो पार्ट सिलेबस का बच गया वो आने वाले लेक्चर्स में हम टाइम के साथ देखते रहेंगे। तो पहली यूनिट का
नाम है पल्स मॉड्यूलेशन। इसको हम यदि अलग से चार्ट बना के देखें तो पल्स मॉड्यूलेशन दो प्रकार का रहेगा, एनालॉग टाइप का रहेगा और डिजिटल टाइप का। एनालॉग के 3 विधि हमने ये बताई हुई है, ये सेम है यही, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और डिजिटल पार्ट वाला पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहला टॉपिक इसका लेते हैं हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी वेवफॉर्म है, क्या इसका ब्लॉक डायग्राम जनरेटर का रहेगा, कैसे इसको यानी जनरेट करेंगे, कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारे यदि बात करें तो वो कंटिन्यूस सिग्नल रहेगा, और कैरियर सिग्नल की यदि बात की जाए तो वो पल्स ट्रेन रहेगी, यानी एक पल्सेस की ट्रेन रहेगी। तो परिभाषा यदि बात करें तो परिभाषा यह वह मॉड्यूलेशन प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे कैरियर संकेत यानी पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड हमारे मैसेज संकेत यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो यहाँ कैरियर संकेत की कौन सी प्रॉपर्टी बदलेगी, कैरियर संकेत का आयाम यानी एम्पलीट्यूड परिवर्तित होगा। तो ये क्या कहलाएगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित हो तो वह मॉड्यूलेशन प्रक्रिया क्या कहलाती है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है। डेफिनेशन को एक बार दोबारा से बताते हैं कि वह मॉड्यूलेशन प्रक्रिया जिसमें पल्स ट्रेन का आयाम हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है वह पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तकनीक या विधि कहलाती है। वेवफॉर्म को दर्शाया गया है यहाँ। तो जैसा कि हमने बताया कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा कैसा रहेगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रहेगा। तो ये इसका वोल्टेज यानी एम्पलीट्यूड और ये टाइम स्केल, तो ये कंटिन्यूस सिग्नल को दिखाया गया है। फिर कैरियर सिग्नल जैसे क्या बताया था कि पल्स ट्रेन यानी पल्सेस के रूप में रहेगा, ये पल्स प्रेजेंट, ये एब्सेंट, ये प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट। तो पल्स की क्या है, ये ट्रेन है, तो ये इसको यहाँ पल्स ट्रेन के रूप में दिखाया गया है। तो पीएम सिग्नल कैसा रहेगा, ये नेचुरल पीएम की बात की गई है। तो नेचुरल पीएम में क्या है कि पल्स ट्रेन के इस मैसेज सिग्नल के अनुसार हमारा पल्स का आयाम बदलेगा। तो यहाँ मैसेज सिग्नल का आयाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर आके 0 हो जाता है। तो उसी के अनुसार इन पल्स का ये जो पल्स हैं इनका आयाम पहले ये देखो घटा, छोटा रहा, फिर ये बढ़ा है, फिर घट के ये ऐसे। तो इनमें एक बात, ये फिर ये नेगेटिव में हो गया, तो ये नेगेटिव में, फिर ये नेगेटिव में घटा और फिर ये और घट गया। तो एक बात इसमें है, नेचुरल पीएम में जो पल्स का टॉप है वो ये देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है कि पल्स का टॉप हमारे मैसेज सिग्नल के यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार ही होता है। तो ये एक इसमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज थी कि इसमें ये पल्स यानी ये एम्पलीट्यूड इसका नॉइज से इफेक्टेड हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब दोबारा से एक बेटर बनाने के लिए इसका फ्लैट टॉप पीएम जनरेट किया जाता है जिसमें पल्स का जो टॉप है वो फ्लैट रहेगा। ये देखिए पल्स का जो टॉप है वो फ्लैट है, यानी हमारे मैसेज सिग्नल के अनुसार आयाम तो परिवर्तित होगा लेकिन उसका टॉप जो टॉप वाला पार्ट है वो फ्लैट हो जाएगा। वहाँ मैक्सिमम पे जाके जहाँ मैसेज सिग्नल को वो टच करेगा वहाँ उसका वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ये इसका एक बेटर व्यू है, ये नेचुरल सैम्पलिंग के द्वारा पैदा किया जाएगा और ये है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग यूज करके हम इसको जनरेट करेंगे। तो ये एक एडवांस है इसका पीएम के, ये नेचुरली जनरेट होगा, ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के द्वारा जनरेट होगा। तो इसको जनरेट कैसे करते हैं, वेवफॉर्म हमने देख ली कि ये इसकी वेवफॉर्म कैसे रहेंगे, इसको जनरेट कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। तो जनरेशन ऑफ पीएम,
तो इस डायग्राम में हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएम जनरेटर का दिखाया है। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या रहता है, सबसे पहले होता है लो पास फिल्टर, फिर उसके बाद लगा होता है एक मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की दूसरी इनपुट होती है पल्स ट्रेन जनरेटर, और मल्टीप्लायर के आउटपुट को दिया जाता है पल्स शेपिंग नेटवर्क में, और उसकी आउटपुट हमें मिलती है पल्स एम्पलीट्यूड सिग्नल। तो ये एक मल्टीप्लायर यानी बेसिकली एक एंड गेट है। एंड गेट का क्या काम है, दो इनपुट को मल्टीप्लाई करना। तो ये एक मल्टीप्लायर है, इसके एक इनपुट में मैसेज सिग्नल लो पास फिल्टर। तो जब मैसेज सिग्नल को लो पास फिल्टर में से गुजारेंगे तो क्या करेगा, लो पास फिल्टर उसकी बैंडविड्थ को फिक्स कर देगा, यानी उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको लो पास फिल्टर के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल आ गया जहाँ उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दिया गया। दूसरी इनपुट यहाँ से आ रही है पल्स ट्रेन जनरेटर से पल्स के रूप में। इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसके आउटपुट पे हमें क्या मिलेगी, नेचुरल पीएम, यानी ये जब दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो जहाँ पल्स प्रेजेंट होगी वहाँ मैसेज सिग्नल हमें मिल जाएगा, जहाँ पल्स एब्सेंट होगी, जीरो होगी, वहाँ हमें मैसेज सिग्नल जीरो हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यदि सिंपल भाषा में बात करें तो ये मल्टीप्लाई होने हैं। तो ये नेचुरल पीएम सिग्नल मिल गया जिसका टॉप क्या है, फ्लैट नहीं है। तो इसको हमें क्या करना था, इसका बेटर बनाने के लिए इसका टॉप को फ्लैट करना था। तो वो एक पल्स शेपिंग नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो यदि इसको इसमें से गुजारते हैं तो हमें इसका जो टॉप है वो फ्लैट होके मिलेगा। इसमें देखिए कि जो टॉप है वो फ्लैट नहीं है, लेकिन यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, फ्लैट टॉप वाला मिलेगा। तो ये है पीएम सिग्नल जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम। तो यदि इसको एक्सप्लेन करना हो तो जो चीज़ें मैंने सारी बोली हैं उनको हमें एक एक ब्लॉक को लिखना है। तो ये जैसे कि पीएम जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम में मुख्यतया एक लो पास फिल्टर, एक पल्स ट्रेन जनरेटर, मल्टीप्लायर तथा पल्स शेपिंग नेटवर्क होता है। लो पास फिल्टर के द्वारा मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया जाता है तथा उसके बाद इसकी इनपुट को मल्टीप्लायर में दिया जाता है। मल्टीप्लायर की दूसरी इनपुट में पल्स ट्रेन जनरेटर के द्वारा पल्स ट्रेन को दिया जाता है तथा मल्टीप्लायर के आउटपुट पे हमें नेचुरल पीएम संकेत प्राप्त होता है। क्योंकि इसका टॉप फ्लैट नहीं होता है तो इसलिए इसे पल्स शेपिंग नेटवर्क से गुजारा जाता है। पल्स शेपिंग नेटवर्क से गुजरने के बाद इसका पल्स का टॉप फ्लैट हो जाता है तथा आउटपुट पे हमें पीएम सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको लिख देंगे, जो भी मैंने बोली ये हम यदि ब्लॉक डायग्राम को सिर्फ एक्सप्लेन करने के बारे में बोलते हैं तो ये चीज़ें हम इसको लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डिटेक्शन ऑफ पीएम सिग्नल, कि पीएम सिग्नल को डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए बस सिंपल एक हमें लो पास फिल्टर की आवश्यकता होती है, जिसे हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर भी कहते हैं। तो ये हमारा पीएम संकेत को जब रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर या लो पास फिल्टर से गुजारा जाता है तो हमें वो मैसेज सिग्नल मिल जाता है। लेकिन मैसेज सिग्नल में कुछ नॉइज़ रह जाती है या कुछ एटीन्यूएशन हो जाता है, कुछ और इफेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए उसे एक इक्विलाइजर से गुजारा जाता है। तो उसकी फाइनल जो आउटपुट रहेगी वो हमारा मैसेज सिग्नल रहेगा। तो पीएम का जो डिटेक्शन है वो बिल्कुल ही सिंपल है कि उसको जस्ट एक लो पास फिल्टर या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से गुजारा जाता है तथा उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसे एक इक्विलाइजर से फाइनली गुजार दिया जाता है और आउटपुट पे हमें जो हमारा मैसेज सिग्नल था वो प्राप्त हो जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम वो पीएम डिटेक्टर दिखाया गया है कि पीएम संकेत, फिर ये रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, इक्विलाइजर और मैसेज सिग्नल। तो ये यहाँ मैंने इसको लिखा भी है कि इसमें पीएम संकेत को लो पास फिल्टर या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से गुजारा जाता है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा होती है। इक्विलाइजर क्या काम करता है, इक्विलाइजर फिल्टर द्वारा किए गए एटीन्यूएशन तथा अपर्चर इफेक्ट की पूर्ति करता है कि जो फिल्टर के द्वारा, ये लो पास फिल्टर के द्वारा कुछ इसमें क्या आ जाते हैं, एटीन्यूएट हो जाता है हमारा सिग्नल, तो उसकी पूर्ति इस इक्विलाइजर के द्वारा कर दी जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या पढ़ा कि
PAM क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि यह वो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया है जिसमें हमारे पल्स ट्रेन का आयाम हमारे मैसेज संकेत के अनुसार परिवर्तित होता है। ये डेफिनेशन, फिर हमने उसकी वेव फॉर्म देखी कि इसमें मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा कंटिन्यूस रहेगा, कैरियर पल्स ट्रेन के रूप में रहेगा, फिर उसका कैसे आयाम परिवर्तित होता है ये वेव फॉर्म में हमने उसको दर्शाया। फिर नेक्स्ट इसके ब्लॉक डायग्राम हमने जनरेटर के बारे में पढ़ा और फाइनली हमने इसका डिटेक्शन कैसे रहेगा वो पढ़ा। तो ये हमारा PAM का जो टॉपिक था कि पल्स एम्पलीट्यूड का, ये कंप्लीट हो जाता है। ये इसी के हमें रिलेटेड हमारे प्रैक्टिकल भी है सिलेबस में कि जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ PAM सिग्नल। तो प्रैक्टिकली भी हमें इसको करके देखना है। प्रैक्टिकली में जो किट रहेगी हमारी PAM की उसमें सेम यही है, जो ये ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा है सेम ये है कि उसमें जनरेट करके आउटपुट हमें CRO पे देखनी है कि ये आउटपुट PAM संकेत की कैसी आ रही है, और डिटेक्शन में जब देखेंगे तो कि मैसेज सिग्नल जो हमने दिया वो वापस से। तो जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ PAM सिग्नल ये एक्सपेरिमेंट भी है, तो इसको प्यारे बच्चों ढंग से इसको स्टडी करना। और मैं इसी के साथ में एक असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा इस लेक्चर के साथ में, जिसे आप लोगों को मेरे को विदिन 7 डेज उसको असाइनमेंट को सबमिट कराना होगा। जब वो इशू हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर आपको मेरे को वो रिटर्न में जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, वो जो मेल ID हमने बनाई हुई है। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम जो इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है कि PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और PPM इन के बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे।